हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बन इस कंपाउंड का वीडियो नंबर 8 एंड इसमें हम स्पेशली सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स की बात करेंगे एंड इसमें भी और स्पेशली हम 2 कंपाउंड्स की ही बात करेंगे। कौन कौन से? एक तो इथेनॉल एंड सेकेंड वन इथेनॉइक एसिड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, कौन कौन से पढ़ने हैं? फर्स्ट आप देख लीजिए, इथेनॉल से शुरू करते हैं। इथेनॉल, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी CH3CH2OH। ठीक है, 2 कार्बन होती है, इथेनॉल ये बोलते हैं इसको। अब जो इथेनॉल होता है, अब हम बात करेंगे, देखिए क्या क्या आपको पढ़ना है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ना है, इनके यूजेस देखना है कि इनके यूजेस कहाँ पे हैं एंड इनकी रिएक्शंस देखनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की। जो इथेनॉल होता है, तो आपको पता है इथेनॉल किससे बिलोंग करता है? अल्कोहल जो फैमिली है उससे बिलोंग करता है। तो जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, तो पहले आप लिखेंगे कि इसका कलर कैसा होता है, तो ये कलरलेस होता है। ठीक है, एंड इसमें एक स्पेसिफिक स्मेल आती है, तो हम बोल सकते हैं प्लीजेंट स्मेल। ठीक है, सेकेंड वन, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कि कितने टेम्परेचर पे ये बॉईल होता है, तो वो होता है 78 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वाटर से ये जल्दी बॉईल हो जाता है। एंड इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट वो होता है -114 डिग्री सेल्सियस, -114 डिग्री सेल्सियस होता है इसका फ्रीजिंग पॉइंट। तो आप समझ सकते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका मतलब जल्दी बॉईल हो सकता है इन कंपैरिजन टू वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बट इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है -114 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसका जो वाटर है, ये वाटर का है बॉइलिंग पॉइंट, एंड इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होगा वो फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड से वो सॉलिड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, अगर हम वाटर से कंपेयर करें तो कम है, मतलब वाटर के कंपैरिजन में जल्दी बॉईल होगा, बट इनका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम होता है। इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट लोअर है, इसका मतलब 0 डिग्री से भी कम है। तो हमें टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री से कम करना पड़ेगा, तब इसको फ्रीज कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जो वाटर होता है वो 0 डिग्री पे ही फ्रीज हो जाता है, बट ये नहीं होता। तो हम इसको कैसे यूज़ करते हैं? एक तरीके से एंटी फ्रीजिंग इसको यूज़ किया जाता है कि वाटर के अंदर जब हम अल्कोहल ये मिला के रख देते हैं, स्पेशली इथेनॉल, तो क्या हो जाता है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो और ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, मतलब उसका -14 डिग्री तक और चला जाता है डाउन। ठीक है, तो मतलब वो जल्दी से फ्रीज नहीं होता है। अगर 0 डिग्री टेम्परेचर होता है तो भी वो फ्रीज नहीं होता है। थर्ड वन, कि जो इथेनॉल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? अगर हम इनका टेस्ट करके देखें तो लिटमस टेस्ट में ये कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देते। तो हम बोल सकते हैं नो चेंज इन लिटमस। जो लिटमस पेपर होते हैं रेड एंड ब्लू, तो हम टेस्ट करके देखते हैं, जैसे कि हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था एसिड बेसिस में, तो ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टीज आप याद रखिए एंड साथ में इनके हम अब यूजेस देख लेते हैं, फटाफट नोट कर लीजिए। तो इनके यूजेस क्या क्या हो सकते हैं? इथेनॉल जो होता है, तो आपको पता है ये बेवरेजेस में यूज किया जाता है। जो हार्ड ड्रिंक्स होती हैं, हार्ड ड्रिंक्स में इनको यूज करते हैं। ठीक है, एंड ये जो है ये एक गुड सॉल्वेंट होता है। तो आप इनकी प्रॉपर्टीज में भी लिख सकते हैं कि फोर्थ प्रॉपर्टी मिसिबल इन वाटर, कि वाटर में कंप्लीटली मिसिबल हो जाता है। ये कौन? इथेनॉल। तो ये क्या है? एक गुड सॉल्वेंट भी है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि मेडिकल जो सॉल्वेंट होते हैं उनमें इनका यूज किया जाता है, जैसे कि ड्रग्स बनाने में इनका यूज़ किया जाता है।
तो एज सोलवेंट इट इज यूज्ड इन ड्रग्स में इसका यूज किया जाता है। एंड जो आपको पता है कि मेडिकल में किस तरीके से यूज करते हैं, मेडिकल वाइप्स, ठीक है, क्योंकि इनसे जर्म्स जो होते हैं वो किल हो जाते हैं, तो वाइप्स बनाए जाते हैं। एंड सैनिटाइजर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। सैनिटाइजर आप सभी जानते हैं कि हाथों के ऊपर थोड़ा सा वो लिक्विड हम डाल के ऐसे रब करते हैं, राइट, तो क्या होता है कि वो जर्म्स जो होते हैं वो सारे के सारे किल हो जाते हैं। थर्ड क्या है, फोर्थ, कि इसको क्लीनिंग के पर्पस से भी अपने हाउस में यूज़ किया जाता है, क्लीनिंग पर्पस। इसका यूज़ होता है पेंट में, पेंट्स जो होते हैं जो घरों में यूज़ किए जाते हैं उनमें भी इनका यूज़ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी यूजेस हैं। एंड और किस तरीके से इथेनॉल का यूज़ किया जाता है, तो इसमें कॉफ सिरप, आप सबको पता है जो कॉफ सिरप होती है उसमें इसका कुछ परसेंट मिलाई जाती है, तो उसका इसमें भी यूज़ होता है, मेडिसिनल पर्पस से भी यूज़ किया जाता है। और क्या क्या यूज़ हो सकते हैं इथेनॉल के, ठीक है, कुछ और बच गए होंगे तो मैं इंक्लूड कर दूंगी यहाँ पे, आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए। तो ये सारे यूजेस होते हैं इथेनॉल के। ओके, अब हम देखते हैं कि इनकी जो रिएक्शंस हैं वो कौन कौन सी रिएक्शंस ये देते हैं। रिएक्शंस, तो देखिए कौन कौन सी रिएक्शंस देते हैं। फर्स्ट वन लिख लीजिए कि जो इथेनॉल है ये सोडियम के साथ रिएक्ट करके बनाता है CH3CH2ONA+, ठीक है, ये -A+, एंड और क्या फॉर्म हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसका नाम देंगे सोडियम इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड प्लस हीट रिलीज। हीट का साइन इस तरीके से हम बना सकते हैं, एंड हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो इस तरीके से एक रिएक्शन ये हो गई। सेकंड, जो इथेनॉल होता है CH3CH2OH, तो जब हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को हीट करते हैं, प्लस हीट में लिख रही हूँ, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए, हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को जब यूज़ किया जाता है H2 किसके साथ, इथेनॉल के साथ, तो क्या फॉर्म होता है, CH3CH2H एंड CH2, क्या निकल जाता है, H2O इसमें से निकल जाता है। तो ये क्या बन गया, एक तरीके से हम बात करें तो इथीन बन गया। इसका मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर्म हो गई। और क्या बोल सकते हैं, इससे क्या हुआ, इसकी वजह से H2SO4 जब हमने मिलाया तो क्या हुआ, ये डिहाइड्रेशन हो गया। अभी समझेंगे इस चीज को। डिहाइड्रेशन का मतलब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, किसमें से, अल्कोहल में से। कैसे हुआ, चलो देख लेते हैं। जैसे कि ये क्या था, CH3 था, ठीक है, तो मैं इस तरीके से लिख लूं, CH2 एंड OH। अब देखिए जो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो एक तो इस कार्बन से एंड एक इस कार्बन से, जिससे एक तो अल्कोहल जुड़ा हुआ है, एंड इसके जो एडजेसेंट कार्बन है, एक उसमें जो हाइड्रोजन है, ये दोनों ही रिमूव हो जाएंगे, एंड क्या फॉर्म हो जाएगा, ये एल्कीन फॉर्म हो जाएगी, एंड ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्म होता है। अगर हम बात करें मिथेनॉल से, CH3OH ये होता है, मिथेनॉल में एक कार्बन होती है, मिथेनॉल। तो अगर हम इसमें यही कंडीशन लगाते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4
यूज करते हैं तो डिहाइड्रेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए जो यहाँ पे जो कार्बन है इस पे हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है, लेकिन ये सेम कार्बन पे ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है एंड सेम कार्बन पे ही OH है, तो इस तरीके से ये एल्कीन फॉर्म नहीं कर पाएगा। जब एल्कीन फॉर्म नहीं होगी, क्योंकि एक कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड चाहिए तो एटलीस्ट 2 कार्बन तो होनी चाहिए, तो इसलिए ये रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, तो ये कुछ होती है इनकी रिएक्शंस। पहला हमने देखा इसके साथ, सेकेंड हमने डिहाइड्रेशन किया इन किसके प्रेजेंस में, H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को जब इसके साथ हॉट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये एल्कीन फॉर्म होती है। तो अब देखिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, डिहाइड्रेशन किया है इसने H2SO4, तो इसको हम बोल सकते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, कौन है डिहाइड्रेटिंग एजेंट? H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। इसने क्या किया, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया एंड इसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना दिया। ठीक है, अब देख लेते हैं, एक देखिए, एक तो होता है इथेनॉल। अब अल्कोहल की बात कर रहे हैं तो थोड़ा इसके बारे में और समझ लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो देखिए अल्कोहल होता है तो इसमें एक तो इथेनॉल आपने पढ़ा CH3CH2OH एंड एक होता है मिथेनॉल CH3OH। तो इसको आप यूज़ करते हैं, मतलब इसको यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में, जो हार्ड ड्रिंक्स हैं उनको बनाने के लिए, कॉफ सिरप में, मतलब इसके काफ़ी सारे यूजेस हैं। ठीक है, लेकिन जो मिथेनॉल है उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब हम जैसे कि इनमें हार्ड ड्रिंक्स बनाई जाती हैं तो हार्ड ड्रिंक्स में इनका यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते उसका भी रीज़न दूंगी। आपने काफ़ी बार सुना होगा, जैसे गांव में काफ़ी बार सुना होगा कि जो लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं बट वो क्या करते हैं कि जो हार्ड ड्रिंक्स हैं वो बनाने का काम करते हैं। ठीक है, अब वो बनाने का काम करते हैं तो क्या होता है कि जो बनना चाहिए क्या, इथेनॉल। ठीक है, बट इथेनॉल ना बन के क्या फॉर्म हो जाता है, मिथेनॉल। किसी तरीके से अगर पूरी तरीके से उसका फॉर्मेंटेशन नहीं हो तो क्या होगा, मिथेनॉल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, जब मिथेनॉल फॉर्म हो जाता है तो ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये भी ज़्यादा अमाउंट में लेना ये भी ठीक नहीं है, बट इससे हमारी डेथ भी हो सकती है। एंड ये क्या कॉज करता है, ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये क्या कॉज करता है, ब्लाइंडनेस। ठीक है, ब्लाइंडनेस मतलब आदमी जो भी है, जो भी पर्सन है उसको दिखाई नहीं देगा अगर ये होगा, एंड इसकी सडनली डेथ भी हो सकती है। इट कॉज डेथ ऑफ पर्सन। अब ऐसा क्यों होता है उसको हम समझते हैं। तो देखिए हम बोल सकते हैं ये कैसा है, पॉइजनस है। ठीक है, जो मिथेनॉल है वो पॉइजनस है, बट इथेनॉल एक ही फैमिली के हैं, बट दोनों में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो जो मिथेनॉल होता है वो कैसा होता है, पॉइजनस होता है। इसलिए अगर इसको गलती से थोड़ी सी भी अमाउंट इसकी ले ली गई, इनटेक कर ली गई, तो वो क्या होगा, मे बी ब्लाइंड। ठीक है, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देगा एंड क्या हो जाएगा, उसकी डेथ भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये कैसे होता है, देखो जब जो मिथेनॉल है CH3OH, तो जब ये इनटेक किया जाता है तो इसका ऑक्सीडेशन होता है। कहाँ पे होता है ये, जैसे कि पहुंच गया लीवर में। ठीक है, लीवर में पहुंच गया मिथेनॉल एंड इसका यहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, जब ऑक्सीडेशन होगा मिथेनॉल का तो ये फॉर्म हो जाएगी मिथेनॉल। क्या बन गया ये, मिथेनॉल, जो कि क्या है, एल्डिहाइड है। समझ रहे हो, ये अल्कोहल है, इसने यहाँ पे एल्डिहाइड बना ली लीवर के अंदर जाके। अब लीवर के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, सेल्स हैं, सबको पता है सेल्स होती हैं। तो जो सेल्स होती हैं, अब कोई भी सेल है, अगर आपने बायो पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो भी पता चलेगा, पढ़ी तो होगी यहाँ तक। तो जो सेल होती है, कोई भी सेल, इसके अंदर बहुत सारी सेल प्रेजेंट हैं, तो उनके अंदर छोटे छोटे ऑर्गन्स पड़े होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, बहुत सारे जो इनके ऑर्गेनेल्स होते हैं वो पड़े होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो सेल के जो कंटेंट्स होते हैं अंदर, इन सब को कुछ क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, मेनली प्रोटोप्लाज्म।
अच्छे से समझिए इस चीज को। प्रोटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर, एंड सेल न्यूक्लियस होता है, एंड भी बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी पड़े होते हैं इसके अंदर। तो ये क्या करता है, मिथेनॉल इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है एंड जो भी कंटेंट है उन सबको कोएगुलेट कर देता है। ये क्या कर देगा, कोएगुलेटेड सेल कंटेंट्स, ठीक है। इसका जो प्रोटोप्लाज्म है, जो भी सेल ऑर्गेनेल्स है उन सबको क्या कर देगा, कोएगुलेट कर देगा, मतलब एक तरीके से जम जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप सबने देखा होगा एग जो होता है, एग के अंदर लिक्विड होता है, बट जब उसको कुक करते हैं, ठीक है, जब उसको कुक करते हैं तो वो एक सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, तो हम उसको बोलते हैं वो कैसा हो गया, उसका जो प्रोटोप्लाज्म था एक तरीके से उसका जो अंदर का जो लिक्विड है वो कोएगुलेट हो जाता है जब उसको कुक करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके का काम हो जाता है लीवर के अंदर, जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनमें इनके साथ ही रैपिडली बहुत फास्ट वे में जो मिथेनॉल है वो उनके ऊपर अटैक करता है, एंड उनका जो प्रोटोप्लाज्म है उनके अंदर जो भी सेल है उन सबकी अंदर के जो कंटेंट है उनको कोएगुलेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डेथ, ठीक है। अब एक और क्या इसका इफेक्ट है, ब्लाइंडनेस कैसे होती है कि जो हमारे माइंड है, तो माइंड के अंदर जो देखिए ब्लाइंडनेस सीधा सा पता चल रहा है कि किसके ऊपर इफेक्ट करती हैं, ऑप्टिक नर्व्स पे। तो जो हमारे माइंड के अंदर जो हमारी आई से रिलेटेड जो नर्व्स होती हैं, ठीक है, जो हमारा ब्रेन है उसके अंदर जो हमारी आई से रिलेटेड, ऑप्टिक का मतलब है देखना, ठीक है, उससे मतलब होता है, तो इससे रिलेटेड जो नर्व्स होती हैं तो उनको ये सडनली इफेक्ट करता है, एंड इसका इफेक्ट होने के बाद वो जो नर्व्स है वो डैमेज हो जाती है एंड हमें दिखना बंद हो जाता है। तो ये क्या करता है, कॉज ब्लाइंडनेस एंड डेथ, ठीक है। अब इनके इफेक्ट देखते हैं कि किस तरीके से हमारी बॉडी पे इफेक्ट डालता है इथेनॉल। तो इफेक्ट ऑफ इथेनॉल आप लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, इफेक्ट्स ऑफ इथेनॉल। तो किस तरीके से अफेक्ट करता है, अगर कोई भी ज़्यादा अमाउंट में इथेनॉल ले लेता है तो क्या हो जाएगा, किस तरीके से हमारी बॉडी को अफेक्ट करेगा। तो ये भी ज़्यादा अमाउंट में लेना हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये भी लीवर पे इफेक्ट डालता है। तो देखो ये क्या कर देता है, बॉडी में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उनको क्या कर देगा, ये स्लो डाउन कर देगा, ठीक है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती हैं तो आप आगे जाके जो है बायो का चैप्टर उसमें भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता देती हूँ। मेटाबॉलिक का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में इस तरीके की रिएक्शंस चलती रहती हैं कि कुछ हमारी बॉडी में फॉर्म होता है, जैसे कि एनर्जी फॉर्म होती है, एंड कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको ब्रेक डाउन होता है, कुछ फॉर्म होते रहते हैं, कुछ ब्रेक डाउन किसी का होता रहता है। तो ये सब चलता रहता है, ब्रेक डाउन एंड फॉर्मेशन। तो ये जो रिएक्शंस होती हैं वो ही स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से देखो जब ये दोनों ही रिएक्शन होने जरूरी हैं कि जब कुछ हमारी बॉडी में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, तो उसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस, एंड जब हमारी बॉडी में कुछ नया फॉर्म होता है तो उसको बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शंस होती हैं, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो ये दोनों ही बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कुछ टूटता है, जब हम खाना खाते हैं तो ग्लूकोज है जो टूटता है, तो उसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो अगर ये प्रोसेस स्लो हो जाएगा तो हमें हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, प्रॉपर तरीके से हमारी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो ये क्या कर देगा, स्लो डाउन कर देगा किसको, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सेकेंड हम क्या बोल सकते हैं कि जब इसको कंज्यूम किया जाता है ज़्यादा अमाउंट में तो कैसा फील होता है, ड्रोसीनेस। इसका मतलब क्या है कि जो पर्सन है वो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा सोचेगा कि उसको नींद आ रही है, ठीक है। ड्रोसीनेस का मतलब होता है ही वांट टू स्लीप, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा ऐसा मन होता है कि वो सो रहा है, ठीक है। एंड थर्ड हम बात करें तो क्या हो सकता है, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, जो हमारा ब्रेन है उसका कोऑर्डिनेशन ऑफ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स, कि जो हमारी मसल्स हैं
वो हमारे ब्रेन के साथ अच्छे तरीके से काम नहीं करती हैं। जैसे कि हम जब इथेनॉल को नहीं लेते हैं, कोई भी हार्ड ड्रिंक नहीं लेते हैं, तो हम नॉर्मली बिहेव करते हैं। लेकिन आपने बहुत सारे अपने घरों में अपने घरों में नहीं, कहीं भी देखा हो, तो उसमें क्या होता है कि जो भी इसको कंज्यूम करता है इथेनॉल को एज ए हार्ड ड्रिंक, तो उसकी जो मसल्स हैं, उसके हाथ पैर ऐसे ही चलते हैं, ठीक है, उसको खुद को नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो क्या हो जाता है एक्चुअली में, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको ये अफेक्ट करता है। उसमें स्पेशली जो हमारा सेरिबेलम वाला पार्ट होता है, इस तरीके से आप ब्रेन में पढ़ेंगे, जो इस तरीके का जो पार्ट होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर सेरिबेलम, तो उसके ऊपर इफेक्ट करता है। तो उसको इफेक्ट करने की वजह से क्या हो जाता है, एक तरीके से हमारी बॉडी जो है वो सप्रेस हो जाती है। हमें कुछ पता नहीं चलता कि हमारी माइंड एक तरीके से हमारी बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है, ठीक है। एंड जो फोर्थ पॉइंट हम क्या लिखेंगे, टाइमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कि मतलब उसकी जो टाइमिंग है कोऑर्डिनेशन की, वो मतलब बिल्कुल खत्म हो जाती है। किसके इफेक्ट करता है, CNS पे, इफेक्ट ऑन CNS, ठीक है, जिसकी वजह से ये सब होता है। जब हमारा माइंड अच्छे से काम नहीं करेगा तो हमारी बॉडी भी काम नहीं करेगी। सिक्स्थ वन हम लिख सकते हैं इसमें कि जो पर्सन है वो सेंसलेस हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है, जब भी कोई ड्रिंक करता है, ठीक है, तो उसकी बॉडी को ऐसा फील होता है कि वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड है, ठीक है। जो पर्सन फील रिलैक्स्ड, बट एक्चुअल में क्या होता है, बट लॉस ऑफ, या फिर हम बोल सकते हैं लैक ऑफ सेंस, कि जो सेंस होता है कि कोई भी सेंस उसको महसूस ही नहीं होता है, कोई भी बात उसको महसूस ही नहीं होती कि वो क्या बोल रहा है, कैसे चल रहा है, वो कैसे लड़खड़ा के चलता है, ठीक है। तो वो अपनी उसकी बॉडी का कंट्रोल उसका पूरी तरीके से चला जाता है, उसका माइंड अच्छे तरीके से काम नहीं करता है, वो स्लीपीनेस फील करता है, ठीक है। ड्रोसीनेस का मतलब आप स्लीपीनेस लगा लीजिए कि बहुत ज़्यादा स्लीपीनेस फील करता है। एंड लास्ट वन अगर हम बात करें, सेवंथ, तो वो क्या हो जाएगा कि स्टुपोर, एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं, ठीक है, स्टुपोर। इसका मतलब होता है कि जैसे कि बेहोशी की हालत हो जाती है, ऐसा हो जाता है। इसका मतलब उसको कोई होश नहीं रहता है कि वो क्या कर रहा है, जब ज़्यादा अमाउंट में इसको कंज्यूम कर लिया जाता है। क्योंकि मेन चीज़ हमारे माइंड के ऊपर इफेक्ट करता है। माइंड के ऊपर इफेक्ट, देखिए हमारा पूरा जो बॉडी है उसको कंट्रोल कौन करता है, हमारा माइंड करता है, ठीक है। जब माइंड के ऊपर इफेक्ट करेगा तो क्या होगा, हमारी पूरी बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है, हम क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, हमारी मसल्स हमारा साथ नहीं देंगी, हमारे हैंड, हमारे लेग्स, फुल बॉडी का कोऑर्डिनेशन बिल्कुल खराब हो जाता है। जो हमारे सेंस हैं कि जो हमें दिखाई कुछ और दे रहा है, एक्चुअल में कुछ है, तो इस तरीके से हो जाता है। तो ये सारे के सारे इफेक्ट होते हैं इथेनॉल के। एंड मिथेनॉल को मैंने आपको बता दिया कि क्या इफेक्ट होता है। अब हम सेकेंड जो है उसकी बात कर लेते हैं, क्या है, इथेनोइक एसिड। तो अब हम देख लेते हैं सेकंड वन, जो कि क्या है, इथेनोइक एसिड। हेडिंग डाल लीजिए, इथेनोइक एसिड। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये होता है इथेनोइक एसिड। अगर हम इसके कॉमन नेम की बात करते हैं तो इसका कॉमन नेम होता है क्या, एसिटिक एसिड, ठीक है। एंड एक और नाम से इसको जाना जाता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्यों जाना जाता है इस नाम से इसको, क्योंकि देखिए इसका जो इनकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट, तो वो होता है 16 डिग्री सेल्सियस। अब जब 16 डिग्री सेल्सियस है तो जब विंटर होती है, विंटर क्लाइमेट, कोल्ड डेज जब होते हैं तो इजीली ये क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है।
ईजिली फ्रीज हो जाता है, क्योंकि 16 डिग्री सेल्सियस कोई ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, ज़्यादा कम टेम्परेचर नहीं है। ये जब क्लाइमेट ज़्यादा ठंडा होता है तो उस टाइम में ये क्या कर जाता है, फ्रीज हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो कुछ किसी भी नाम से आ जाए, एसिटिक एसिड या फिर ग्लेशियल एसिटिक एसिड, एथेनोइक एसिड, एक ही बात है। ठीक है, ये इनकी, अब हम इनकी बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ की। तो ये तो पता चल गया, इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 16 डिग्री सेल्सियस एंड जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 118 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 118 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट होता है कि इस टेम्परेचर के ऊपर ये बॉयल करता है। सेकंड, इसकी कलर कैसा होता है, तो हम बात करें कलर, कलरलेस होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, कलरलेस लिक्विड होता है, बट इसकी जो स्मेल है, स्मेल की बात करें तो एक पंजेंट स्मेल देता है, एक तीखी सी इसकी स्मेल आती है। ठीक है, आपके घर में भी होगा, जैसे कि विनेगर होता है। ठीक है, तो विनेगर में इसका यूज़ किया जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है एसिटिक एसिड, अगर हम 5 to 8% एसिटिक एसिड लें, उसको मिक्स करें वाटर के साथ, तो जो फॉर्म होगा वो होगा विनेगर। ठीक है, विनेगर इसमें इसको यूज में भी लिख सकते हैं कि किस काम में आता है, विनेगर के काम में आता है ये। फोर्थ वन, ये डाइमर फॉर्म करता है इन इट्स सॉलिड स्टेट, इट फॉर्म डाइमर इन इट्स सॉलिड स्टेट। कैसे? डाइमर का मतलब क्या है? डाइमर का मतलब है कि ये जो यूनिट है इसकी पूरी, ठीक है, एथेनोइक एसिड की, तो ऐसे ही 2 यूनिट आपस में कंबाइन कर जाए तो वो हो जाएगा डाइमर। ठीक है, ये क्या है, एक मोनोमर है। ठीक है, एक सिंगल एथेनोइक एसिड की यूनिट है। बट अगर हम 2 एथेनोइक एसिड को जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है डाइमर। तो चलिए देख लेते हैं ये कैसे होता है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, चलिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ इसको। जैसे ये है CH3C डबल बॉन्ड OH, ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसको। ठीक है, अब दूसरी यूनिट CH3C डबल बॉन्ड O एंड OH। तो यहाँ पे O एंड H के बीच में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरीके से O एंड H के बीच में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग। दोनों ही साइड में हो गई है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये क्या आपस में कंबाइन कर लेगा एंड सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो ये क्या है, एक डाइमर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये डाइमर फॉर्म में मिलता है। इसकी पंजेंट स्मेल होती है। ये सारे के सारे इनके कैरेक्टर होते हैं। अब जो एथेनोइक एसिड है उसका यूज कहाँ पे किया जाता है? अब जो देखिए यूज की बात कर लेते हैं, ये सब आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। यूज कहाँ पे किया जाता है? तो जो विनेगर है, विनेगर का यूज किस में करते हैं? एज ए प्रिजर्वेटिव, किस में? पिकल्स में। ठीक है, पिकल्स में इसका यूज किया जाता है एथेनोइक एसिड का। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखो इसका यूज एक तो यहाँ पे कर सकते हैं, एंड ये वाटर में कैसा होता है, इसकी प्रॉपर्टीज एंड इसकी यूजेस हमने साथ साथ ही कर लिए हैं। ये वाटर में सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन वाटर, इसलिए इसका ये विनेगर बनाया जाता है, जिसको एज ए प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। एस्टरिफिकेशन करके अल्कोहल के साथ क्या किया जाता है, एस्टर बनाया जाता है। ठीक है, तो इसके काफ़ी सारे यूजेस हैं। तो रिएक्शंस से हम समझेंगे इनके यूजेस को। तो अब इनकी क्या देखते हैं, रिएक्शंस देखते हैं, कौन कौन सी रिएक्शंस देते हैं। तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन सिंपल सा मीनिंग है एस्टर फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। ठीक है, एस्टर का फॉर्मेशन होना एस्टरिफिकेशन होता है। कैसे होता है?
तो देखिए यहाँ पे CH3COOH एथेनोइक एसिड प्लस इथेनॉल CH3CH2OH किसी एसिड या फिर बेस की प्रेजेंस में ये कंबाइन करते हैं एंड क्या फॉर्म करते हैं CH3COO, यहाँ से इतनी यूनिट बनी, ठीक है। ये हाइड्रोजन आयन इसने रिमूव कर दिया H+, यहाँ से इसने OH- को रिमूव कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों आपस में यहाँ पे जुड़ जाएंगे, ये नेगेटिव हो गया, ये एक तरीके से पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपस में जुड़ जाएंगी CH2CH3, समझ गए इस चीज को। इसमें से इसने हाइड्रोजन को रिमूव किया, इसने OH को, तो ये दोनों आपस में कंबाइन कर गई, ये एंड ये फॉर्म हो गया। तो एक तरीके से ये होता है एसिड। एसिड होता क्या है? RC≡OOR, यही तो होता है। तो यही हमारे पास फॉर्म हो गया। ये क्या है? कार्बन चेन प्रेजेंट है यहाँ पे, एंड ये क्या है? कार्बोनिल ग्रुप भी है, ये ऑक्सीजन। तो ये हो गया हमारा एस्टर, ठीक है। एस्टर यही होता है। अब इसका नाम अगर हम लिखे IUPAC नेम, तो ये हो गया इथाइल एंड एथेनोएट, ठीक है। 2 कार्बन है, इथाइल एथेनोएट, तो ये हो गया एस्टर। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें ये नहीं है एसिड एंड बेस, तो ये जो एस्टर बना है यहाँ पे, ये एस्टर बन गया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम देख सकते हैं कि जो एस्टर होता है, अगर इससे हम किसी एसिड या फिर बेस से इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या फॉर्म हो जाएगा? एक तो सॉल्ट फॉर्म होगा, ठीक है, एसिडिक कोई सॉल्ट फॉर्म होगा, एंड दूसरा क्या होगा? अल्कोहल वापस से फॉर्म हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे रिएक्शन करवा देती हूँ NaOH की, तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3COO_Na, ठीक है, ये प्लस C-, तो ये क्या है? सॉल्ट है, ओके, ये सॉल्ट है। एंड सेकंड ये जो बचा है इसके साथ ये OH चला जाएगा, तो CH3CH2OH। एसिड या बेस की प्रेजेंस में ये इस तरीके से ये अल्कोहल हो गया एंड ये सॉल्ट फॉर्म हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा, ओके। तो इसका आप नाम लिख सकते हैं, क्या है इसका नाम? सोडियम एसीटेट। ये एक सॉल्ट बन गया, ये अल्कोहल, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है एस्टर से अल्कोहल एंड ये सॉल्ट बनाने का प्रोसेस, तो इसको हम बोलेंगे सपोनिफिकेशन। स्पेलिंग देख लेना, मिस्टेक हो तो यहाँ पे लिखी हुई है उसको चेक कर लो। सपोनिफिकेशन मतलब सोप या फिर डिटर्जेंट जो है, सोप फॉर्मेशन हम बोल सकते हैं, सोप या डिटर्जेंट फॉर्मेशन, तो इसको बोलते हैं सपोनिफिकेशन। एस्टर से क्या? ये सोडियम या फिर पोटेशियम का सॉल्ट बनाया जाता है, ठीक है, सोडियम सॉल्ट बनाया जाता है या फिर पोटेशियम सॉल्ट बनाया जाता है एंड अल्कोहल। तो ये जो प्रोसेस है, ये रिएक्शन है, इसको बोलते हैं सपोनिफिकेशन। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है व्हाट इज सपोनिफिकेशन, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए तो आप आराम से रिएक्शन लिख सकते हैं। अब सेकंड हम देखते हैं रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन हो गया। सेकंड रिएक्शन क्या है? रिएक्शन विद बेस, ठीक है। बेस में भी हम NaOH ले रहे हैं, जो कि क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? जो कि पूरी तरीके से क्या हो जाए? आयोनाइज हो जाए, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि HCl होता है, HNO3 होता है, तो इनके जो मॉलिक्यूल हैं, जब इनको वाटर में हम डिसोल्व करते हैं तो क्या होगा? H एंड Cl, H+ एंड Cl- दोनों में पूरी तरीके से डिसोसिएशन इसका अगर हो जाता है तो वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, जैसे कि मिनरल एसिड्स हैं। कौन से एसिड हैं? मिनरल एसिड, सेकंड चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा। तो ये मिनरल एसिड होते हैं जो कि ये स्ट्रॉन्ग होते हैं मोस्टली। तो HNO3 मतलब जितने इसके, जैसे हमारे पास इसके 100 मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो ये 100 के 100 हाइड्रोजन एंड 100 के 100 क्लोरीन आयंस में टूट जाए। लेकिन जो हमारे पास एसिटिक एसिड है
एसिटिक एसिड CH3COOH, ये जो है अगर हमने इसके 100 मॉलिक्यूल्स लिए, ठीक है, या फिर 100 मोल लिए, तो ये क्या करेगा, मतलब कुछ 70% ये आयंस में टूटेगा कि CH3, 30%, नॉट 70%, 30% मान लीजिए CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव इसमें टूट गया, एंड कुछ क्या होंगे इनके एज ए मॉलिक्यूल इसके अंदर रहेंगे, मतलब इनका ब्रेकडाउन नहीं होगा। इस ब्रेकडाउन नहीं बोल के डिसोसिएशन हम बोलेंगे, तो हम बोल सकते हैं कंप्लीटली डिसोसिएशन नहीं होगा, तो ये क्या होंगे, वीक एसिड्स होते हैं, ठीक है। वैसे भी जो ऑर्गेनिक एसिड है ये ऑर्गेनिक ही है, तो ये कैसे हैं, वीक एसिड्स होते हैं। देखिए कैसे होता है, CH3COOH प्लस NaOH, एसिड प्लस बेस, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड क्या बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ वीक एसिड मिलके क्या बनाएगा, बेसिक सॉल्ट, ठीक है, बेसिक सॉल्ट बनेगा। तो देखिए CH3COONA, ये क्या हो गया, बेसिक सॉल्ट, जिसका नाम क्या है, अभी हमने लिखा सोडियम एसीटेट, ठीक है, प्लस प्लस ये माइनस, ओके, एंड क्या बन गया, HOH, H2। ये रिएक्शन हो गई। इसके साथ थर्ड रिएक्शन क्या होगी कि जो कार्बोनेट्स होते हैं या फिर बाई कार्बोनेट्स, उनके साथ कैसी रिएक्शन ये देते हैं, तो रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाई कार्बोनेट्स। तो कार्बोनेट्स क्या होते हैं, देखिए देखते हैं, जैसे कि CH3 CH3COOH, ठीक है, जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं, ये एसिटिक एसिड है, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे किससे, कार्बोनेट से। तो कार्बोनेट होते हैं कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम और पोटेशियम। किनके कार्बोनेट लेने हमें, सोडियम या फिर पोटेशियम के कार्बोनेट्स या फिर बाई कार्बोनेट्स के साथ ये एसिड रिएक्ट करके क्या देते हैं, तो हम लेते हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, जैसे Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, इसके साथ ही रिएक्ट करके क्या बनाता है, तो देखिए ये हमने पढ़ा है, एसिड के साथ जब ये रिएक्ट करता है सोडियम, कोई भी कार्बोनेट या फिर बाई कार्बोनेट, तो क्या फॉर्म होता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि CO2 बनेगा एंड वाटर बनेगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, एंड साथ में क्या बनेगा, इसका सॉल्ट बनेगा, तो CH3COONA, ये फॉर्म हो गया। बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये CH3COOH ये रिएक्ट करता है किसके साथ, सोडियम बाई कार्बोनेट के साथ, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा NaHCO3, ठीक है। इसके साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो देखिए क्या फॉर्म हो जाएगा, ये 2CO2 होगा, नहीं, ठीक है, देखिए क्या फॉर्म होगा, 2CH3, वही सेम सॉल्ट बनेगा, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये फॉर्म होता है कि जब एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, कार्बोनेट या फिर बाई कार्बोनेट, किसी के भी हो सकते हैं, सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट या फिर बाई कार्बोनेट, किसी के साथ भी इनके साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, एंड साथ में सॉल्ट बनेगा, ठीक है। तो ये इनकी रिएक्शंस होती हैं, इनकी यूजेस आपने पढ़ ली, रिएक्शंस पढ़ ली हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसका जो सोप फॉर्मेशन होता है, ठीक है, कि सोप का किस तरीके से क्लीनिंग एक्शन के हम बात करेंगे कि किस तरीके से कोई भी डर्ट अगर हमारे क्लॉथ पे लगती है तो उसको हम किस तरीके से साफ करते हैं, किस तरीके से काम करती है ये सोप या फिर डिटर्जेंट, ठीक है। तो उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।